क्या पटना की कोचिंग मंडी अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड स्टाइल गैंगवार का नया सिंडिकेट बन चुकी है? क्या दो महागुरुओं के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग का नतीजा अब एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेपाल के उस बंद कमरे में जो हुआ वो महज एक संदिग्ध मौत है या फिर पटना से स्क्रिप्टेड एक हाई प्रोफाइल रिमोट कंट्रोल मर्डर? जल्द इसका खुलासा करेंगे। सत्य और हिंसा के साथ लड़े हैं और सत्य और हिंसा के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमने भाई खोया है, आप हमारे भाई हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। आज हम शिक्षा किताबों या कॉपियों की बात करने नहीं आए। आज बात होगी पटना के उसी मुसल्लमपुर हाट और नया टोला इलाके की, जहां का अरबों रुपए का कोचिंग साम्राज्य अब पूरी तरह से वर्चस्व और खूनी साजिश की बिसात पर आ चुका है। एक ऐसी ही सनसनीखेज मिस्ट्री सामने आई जिसने गुरु शिष्य की पवित्र परंपरा का खून कर दिया है। इस खूनी जंग के दो छोर पर देश के दो सबसे बड़े नाम हैं। एक तरफ सोशल मीडिया के बेताज बादशाह खान सर और दूसरी तरफ दारोगा फैक्ट्री कहे जाने वाले ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद। लेकिन ये कोई आम कंपटीशन नहीं है। इस कहानी में अब सीधे मर्डर की थ्योरी, साजिश और नेपाल के एक होटल से मिली एक भाई की लाश की एंट्री कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद के सगे भाई प्रिंस यादव के नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध मौत के पीछे का असली सच क्या है? क्या ये पटना की सड़कों पर शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई का एक खौफनाक और सोची समझी रणनीति के तहत किया गया मर्डर है? आज इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे इसी एजुकेशन मर्डर मिस्ट्री की। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। 13 जून की देर रात नेपाल के विराटनगर के एक होटल के बंद कमरे से बिहार के सहरसा के रहने वाले प्रिंस कुमार यादव की डेड बॉडी मिलती है। प्रिंस यादव कोई आम इंसान नहीं थे। वो पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई थे। सहरसा में उनकी अपनी एक राजनीतिक और सामाजिक साख थी। वो आने वाले समय में जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। युवाओं के बीच खासा पॉपुलर थे। लेकिन 13 जून की रात ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के होटल में उनकी जान चली गई। नेपाल पुलिस ने जब शव को बरामद किया तो परिस्थितियां इतनी संदिग्ध थी कि पुलिस ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार कर दिया है। प्रिंस के परिजन और रोशन आनंद के समर्थक सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यह सामान्य मौत नहीं है बल्कि प्रिंस यादव की सोची समझी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन लोगों को हिरासत में लिया है जो उस वक्त प्रिंस यादव के साथ नेपाल में मौजूद थे। उनसे कड़ी पूछताछ भी चल रही है कि आखिर बंद कमरे के भीतर उस रात आखिर हुआ क्या था। अब सवाल उठता है कि प्रिंस यादव की मौत के तार पटना के खान सर से कैसे जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको। कुछ समय पहले पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर एक हमला हुआ था। जमकर तोड़फोड़ हुई थी, रोड़ेबाजी हुई थी, बवाल कटा था। उस वक्त इस पूरे हंगामे और तोड़फोड़ के मास्टरमाइंड या आरोपियों की लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आया था वो कोई और नहीं बल्कि यही प्रिंस यादव थे। तभी से खान सर की कोचिंग बनाम ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच एक विवाद खुलकर सामने आ गया था। रोशन आनंद को इस मामले में कानूनी पक्षों का सामना करना पड़ा और वो जेल में थे। इसी वजह से जैसे ही नेपाल से प्रिंस यादव की मौत की खबर आई वैसे ही खान सर की कोचिंग के इर्द गिर्द भी चर्चाओं और नई मुसीबतों का बाजार गर्म हो गया। लोग पूछने लगे कि क्या इस मौत का कनेक्शन उस पुराने कोचिंग विवाद से है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पटना की अदालत में रोशन आनंद की जमानत याचिका पर एक बेहद अहम और हाई वोल्टेज सुनवाई हुई। रोशन आनंद के सीनियर एडवोकेट रमाकांत शर्मा ने कोर्ट के अंदर जो दलीलें दी और जो खुलासे किए वो इस पूरी थ्योरी को एक नया एंगल देता है। अगर इस FIR को पूरी तरह सच मानकर स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी रोशन आनंद इस पूरी हिंसक घटनाओं में कहीं सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर सिर्फ साजिश रचने का एक कमजोर आरोप मढ़ा गया है। सीनियर वकील ने कोर्ट के सामने एक ऐसा सवाल किया कि जिसने पुलिस की जांच पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब खान सर की कोचिंग के बाहर बवाल हो रहा था तो उस दौरान खान सर के बॉडीगार्ड द्वारा ही फायरिंग की गई। बात को आखिर क्यों छुपा दिया गया? पुलिस ने उस एंगल पर बात क्यों नहीं की? इस दलील ने कोर्ट रूम में हलचल दी। पुलिस ने उस एंगल को क्यों दबा दिया? उस पर बातचीत क्यों नहीं हुई?
जब वकील ने इस बात को रखा तो कोर्ट रूम में बहस जो थी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोशन आनंद की जमानत तो मंजूर कर ली, क्योंकि उनके भाई का अंतिम संस्कार होना था और प्रथम दृष्टया उनका सीधा रोल नहीं नजर आ रहा था। लेकिन माननीय कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो देश के हर कोचिंग संस्थान के लिए एक आईना है। कोर्ट और वकील दोनों का यही मानना था कि दोनों ही सम्मानित शिक्षक हैं, समाज को दिशा देते हैं, उन्हें आपस में हेल्दी कंपटीशन करनी चाहिए, ना कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। आज आप गुरु हैं, गुरु की तरह व्यवहार करें। कोर्ट की यह हिदायत सीधे तौर पर दोनों ही गुटों को एक सख्त चेतावनी थी कि शिक्षा के मंदिर को अखाड़ा ना बनाया जाए। इस पूरे ट्रेजरी पर पटना के एक और बेहद चर्चित और सीनियर शिक्षक गुरु रहमान का बयान सामने आया। गुरु रहमान इस वक्त देश से बाहर किसी कार्यक्रम में है, लेकिन वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनका दर्द, गुस्सा और अफसोस साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आज बेहद अफसोस और दर्द की मुद्रा में हूं कि हमारे शिष्य और अनुज रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की अकाल मृत्यु हो गई है। सारा गुरुकुल परिवार इस दुखड़ी में रोशन आनंद के साथ खड़ा है, लेकिन इसके आगे गुरु रहमान ने जो बात कही वो सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है जब दो बड़े कोचिंग संचालकों ने अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपनों को खोना शुरू कर दिया है। यह शिक्षा जगत के लिए काला दिन है। उन्होंने ऐलान किया कि वो जैसे ही विदेश से पटना लौटेंगे तुरंत रोशन आनंद से मिलने उनके घर जाएंगे। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। बिहार, विशेषकर पटना का मुसल्लापुर हाट और नया टोला इलाका देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का सबसे बड़ा हब माना जाता है। यहाँ एक एक टीचर के पास हजारों लाखों छात्र पढ़ते हैं। टर्नओवर करोड़ों अरबों का है और जहां इतना बड़ा बिजनेस और मास फॉलोइंग आ जाती है, वहां धीरे धीरे अहंकार और वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। पहले शिक्षकों के बीच मुकाबला होता था कि किसके पढ़ाए बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आज आरोप लग रहा है कि सड़क पर किसका दबदबा है, इसका मुकाबला ज्यादा हो रहा है। खान सर की कोचिंग पर हमला होना और फिर उसके आरोपी प्रिंस यादव की नेपाल में रहस्यमयी मौत हो जाना, यह इशारा करता है कि पर्दों के पीछे कुछ बहुत ही खौफनाक पकाया जा रहा है। रोशन आनंद को बेल मिल चुका है, वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूरा सहरसा और उनके समर्थक गम और गुस्से में है, लेकिन इस पूरी कहानी की खत्म होने के बजाय यहां से एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जो सोशल मीडिया पर स्टार खान सर के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। नेपाल पुलिस की थ्योरी क्या है? क्या प्रिंस यादव की मौत के पीछे कोई लोकल कनेक्शन है या फिर इसके तार सीधे पटना के कोचिंग विवाद और दुश्मनी से जुड़े हैं? खान सर के बॉडीगार्ड पर आरोप का सच क्या है? कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट ने बॉडीगार्ड की फायरिंग की बात उठाई, क्या पुलिस अब उस एंगल पर खान सर या उनकी सिक्योरिटी टीम से पूछताछ करेगी? सहरसा से क्या चिंगारी उठेगी? प्रिंस यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों का जो गुस्सा है, क्या वो पटना की सड़कों पर या फिर किसी बवाल के रूप में दिखेगा? शिक्षा के इस कॉर्पोरेट गैंगवार पर लगाम कब लगेगा? कोर्ट की हिदायत के बाद क्या पटना के ये वो बड़े गुरु सच में गुरु की तरह व्यवहार करेंगे या वर्चस्व की ये खूनी जंग अब और आगे बढ़ेगी? शिक्षा का काम होता है समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, लेकिन जब देश के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय शिक्षकों के नाम कोर्ट, कचहरी, जेल, तोड़फोड़ और संदिग्ध मौतों से जुड़ने लगे तो समझ जाइए कि सिस्टम के भीतर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। छात्र इन गुरुओं को भगवान की तरह पूजते हैं। अगर गुरु ही आपस में वर्चस्व की जंग लड़ेंगे तो वो अपने शिष्यों को क्या ही सिखाएंगे? फिलहाल सबको इंतजार है नेपाल पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच का, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि प्रिंस यादव की मौत एक हादसा था, आत्महत्या थी या फिर पटना की दुश्मनी का रिमोट कंट्रोल मर्डर। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप उस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कोचिंग संस्थानों के बीच का ये कंपटीशन अब खतरनाक मोड़ ले चुका है? क्या प्रिंस यादव की मौत वाकई में सामान्य है या इसके पीछे भी कोई खेल है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अर्ना। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,